हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड बुक के पहले अध्याय यात्रियों के नज़रिए के शेष जो टॉपिक है उनको देखेंगे। तो सेकंड बुक का जो पहला अध्याय चल रहा था उसमें जो शेष टॉपिक उनमें से जो पर्सन एग्ज़ाम में आने लायक है इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो आपको मैं एक बार रीड करवा रहा हूँ। पर्सन जो अलबरूनी संबंधित और बन सकता है इसमें यह है, अलबरूनी द्वारा भारत को समझने में प्रमुख बाधाएं अवरोधक समस्याएं कौन कौन सी थी। जब अलबरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनवी के साथ में आज से 1000 साल पहले, तब अलबरूनी को भारत में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा वो उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था। ठीक है, तो पहली बाधा उन्होंने बताई थी, आप एग्ज़ाम में लिखोगे, अलबरूनी ने भारत को समझ में अनेक बाधाओं का सामना किया था। उनमें से जो इस प्रकार थी। ठीक है, पहली भाषा कौन सी थी, पहली जो बाधा थी वो कौन सी थी, भाषा की, क्योंकि उनकी मातृभाषा अलग थी और भारतीयों की जो भाषा थी यहाँ की बोलचाल की भाषा वो अलग थी। इसलिए भारतीयों की बातों को समझने में, भारतों को समझने में उनको सबसे बड़ी परेशानी किसको लेकर हुई थी, भाषा को लेकर। तो पहला अवरोध आप लिखोगे भाषा। ठीक है, अब दूसरा अवरोध में आप इस प्रकार से लिखोगे, दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। ठीक है, दूसरा अवरोध ये लिखोगे क्योंकि वो एक मुस्लिम देश से आए थे और यहाँ पर उन्होंने भिन्न देश पाया था। भारत की जो प्रथाएं थी, भारत की जो धार्मिक अवस्था थी वो एक बिल्कुल पूरी तरह से अलग थी। तो एक तरह से ये उनको यहाँ पर समस्या हुई क्योंकि एक तरह से भारत का सारे रीति रिवाज परंपरा यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से अलग था। ठीक है, तो धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता दूसरी समस्या इस प्रकार थी जिसे उन्हें फेस करना पड़ा। ठीक है, तीसरी समस्या में आप लिखोगे, अलबरूनी ने तीसरा अवरोध भारतीयों के अभिमान को माना है। अभिमान यानी गर्व, भारतीय अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व करते थे, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, वो ऐसा मानते कि भारतीयों को नॉलेज कम है, लेकिन ऐसा मानते थे कि सारा सब कुछ है जो भारतीयों के पास ही ज्ञान है, वो दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, दूसरे को एक तरह से ज्ञान के मामले में पिछड़ा हुआ मानते थे। ये भारतीयों का उन्होंने एक तरह से क्या माना है, भारतीयों की कमी भी मानी है और इसे एक तरह से कमजोरी का उन्होंने एक तरह से उन्हें सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि भारतीय किस टाइप के हैं, अभिमानी उन्होंने माना है। भारतीय अपने आप को कैसे मानते हैं, सर्व संपन्न गुण मानते हैं और वो सोचते थे कि जो बाहर के लोग हैं उनको उनके पास में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से 3 बाधाओं का अवरोधों को आपको लिखना है। सिंपल है, पहला भाषा, दूसरा धर्म, तीसरा भारतीयों का अभिमान। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इन सभी अवरोधों का सामना करने के लिए अलबरूनी ने ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों का सहारा लिया। अब इन अवरोधों का, रुकावटों का सामना करने के लिए अलबरूनी ने किसका सहारा लिया था, भारतीय जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे उनकी सहायता ली गई और भारतीयों को समझने की कोशिश उन्होंने की थी। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा एक तरह से उन्होंने लिया था। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज का। ठीक है, इस प्रकार से अलबरूनी द्वारा भारत को समझने में प्रमुख बाधाएं अवरोधक। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे संस्कृत के विषय में अलबरूनी ने अपनी क्या राय दी थी। ठीक है, संस्कृत विषय, क्योंकि भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा और सारे भारतीय जो इतिहास है एक तरह से वो भी कौन सी भाषा में लिखा हुआ, प्राचीन इतिहास लगभग संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा का ज़्यादा यूज हुआ है ग्रंथों को लिखने में। ठीक है, तो अलबरूनी ने संस्कृत के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि एक संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी और इस भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए थे और उन ग्रंथों को अलबरूनी ने पढ़ा है और पढ़ने के दौरान जो भी बातें उन्होंने संस्कृत के बारे में देखी उनको अपनी किताब के अंदर लिखा। ठीक है, तो संस्कृत के विषय में अलबरूनी ने क्या राय दी थी। अलबरूनी संस्कृत के विषय में लिखते हैं कि अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अलबरूनी ने संस्कृत के बारे में कहा कि संस्कृत जो भाषा है बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसे सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। अलबरूनी ने संस्कृत सीखी, पहले संस्कृत को सीखा अच्छे से, फिर संस्कृत सीखने के बाद में उन्होंने भारत के जो ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे उनको उन्होंने पढ़ा, फिर भारत के बारे में अच्छे से उन्होंने लिखा था। तो अलबरूनी कह रहे कि संस्कृत आसान नहीं है, अगर आपको सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से संस्कृत के बारे में कहते हैं कि सरल भाषा नहीं है, क्योंकि अरबी भाषा में
जैसे इसमें भी शब्दों तथा विभक्तियों का विस्तृत क्षेत्र है। वो कह रहे कि हमारी जो अरबी भाषा है जिसमें जिस प्रकार से शब्द और विभक्तियाँ चलती है उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी शब्द और विभक्तियाँ चलती है। इस प्रकार से ये भी अरबी के समान थोड़ी मुश्किल है। ठीक है। तीसरा आप लिखोगे इसमें, संस्कृत में एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होता है। अलबरूनी संस्कृत के बारे में और लिखा है कि संस्कृत भाषा के अंदर एक ही वस्तु के लिए, ठीक है, एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द काम में लिए जाते हैं। इसमें मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। इस प्रकार से संस्कृत के विषय में अलबरूनी का जो ज्ञान है वो इस प्रकार रहा है राय। ठीक है, विचार भी कह सकते हो आप। बोर्ड में देखो आपको है ना बेसिक चीज़ें समझनी है, बाकी बोर्ड में तो किसी टाइप से घुमा फिरा के पूछ ले, जैसे यही पूछ ले बोर्ड में तो संस्कृत विषय में अलबरूनी के क्या विचार थे। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। राय विचार सारी एक ही बातें होती है। ठीक है, यहाँ विचार भी पूछ सकते हैं कि अलबरूनी के संस्कृत के बारे में क्या विचार थे। ठीक है, तो भी आपको लिखना यही है। ओके, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो आपको देखना, अलबरूनी का जाति व्यवस्था पर प्रमुख विचार लिखिए। ठीक है, अलबरूनी भारतीय जाति के बारे में क्या विचार रखते थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अलबरूनी का भारतीय जाति व्यवस्था पर जो प्रमुख विचार थे वो क्या थे, जाति के बारे में क्या रखते थे अपनी राय। ठीक है, तो अलबरूनी जाति के बारे में क्या कहते हैं, भारतीय जाति के बारे में, तो वो बिंदु आपको लिखने हैं। अलबरूनी ने भारतीय जातीय व्यवस्था को समझने वे व्याख्या करने का प्रयास किया। यानी अलबरूनी जो विदेशी यात्री था, भारत में आया, भारत को समझा अच्छे से और भारतीय जाति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जाना। उसके बाद में उन्होंने कहा अपनी भारतीय जाति के बारे में उन्होंने अपनी राय दी थी। अलबरूनी ने कहा सामाजिक वर्ग फारस में भी थे परंतु भारत के समान विभिन्न वर्गों में समानता भेदभाव नहीं था। अलबरूनी ने कहा सामाजिक वर्ग फारस यानी ईरान, फारस कहते हैं हम ईरान को, ईरान में भी भारत के जैसे जाति वर्ग थे, सामाजिक वर्ग थे, जाति नहीं सामाजिक वर्ग थे, परंतु भारत के जैसे वहाँ पर भेदभाव प्रचलित नहीं था कि ये बड़ी जाति का है ये छोटी जाति का, ऐसा भेदभाव वहाँ पर नहीं होता था। ठीक है, भारत में उन्होंने कुछ अलग ही पाया था। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, जाति व्यवस्था में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया था। अब जाति व्यवस्था में अलबरूनी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था यानी ब्राह्मण जो वर्ग था, उन्होंने जो भारत के अंदर जाति व्यवस्था बनाई थी उसको अलबरूनी मानते थे, लेकिन जो अपवित्रता की जो बात आती है भारतीय जाति व्यवस्था में उसको वो नहीं मानते थे, मान्यता नहीं देते थे, स्वीकार करते थे। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग द्वारा जो जातीय व्यवस्था की गई थी उसमें सबसे प्रथम नंबर पर जो वर्ण था अपने ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, ब्राह्मण के बाद में दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र। अलबरूनी ने कहा ये सब ठीक है, 4 वर्गों में भारतीय सामाजिक वर्ग बटा हुआ है, लेकिन जो अपवित्रता की बात है वो उनको एक तरह से आखिरी थी, अच्छी नहीं लगी थी, इसको स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, तो जाति के बारे में आपको ये देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखना है, अलबरूनी के अनुसार हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। लास्ट बिंदु में आपको देखना है, अलबरूनी कह रही कि मान लो अगर कोई अपवित्र भी है, मान लो अपवित्र हो गया है तो वो अपने वापस पवित्र हो सकता है। ठीक है, अपनी, क्योंकि हर चीज़ जो अपवित्र होती है वो अपनी मूल स्थिति को वापस प्राप्त करने की कोशिश करती है। ठीक है, कुल मिलाकर सारांशतः आपको इसमें ये लिखना है, जाति के बारे में ये व्यवस्था देनी है कि अलबरूनी भारतीय जाति व्यवस्था को मानना है कि सामाजिक वर्ग जो 4 बने हुए हैं वो ठीक है, लेकिन जो भेदभाव होता था, असमानता थी, वो उनको अच्छी नहीं लगी थी और वो इनको स्वीकार नहीं करते थे। बाकी उन्होंने कहा भारत में जैसे सामाजिक वर्ग है वो फारस में भी है, लेकिन वहाँ भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते थे लेकिन भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार से अपने अलबरूनी के जो जाति व्यवस्था पर जो विचार थे वो देखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नारियल तथा पान। अब अगला राइटर आ जाता है, इब्न बतूता ने अपने जीवन काल में
देखे गए अनोखे वनस्पति पौधों के रूप में इन दोनों का वर्णन किया। इब्न बतूता था जो अफ्रीका महाद्वीप से आया था। अफ्रीका महाद्वीप से आने के कारण, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ना तो कोई नारियल का पेड़ देखा था, ना ही कोई पान का पौधा देखा था, इसलिए उनको ये दोनों ही एक तरह से वनस्पतिक पौधे अजीब लगे थे। और उन्होंने कहा था हालांकि नारियल का जो पौधा है हमारे खजूर के जो पेड़ हैं उनके जैसा दिखता है, लेकिन इसके जो फल लगते हैं वो अलग ही टाइप के हैं, इसलिए इन्होंने इनको अनोखा एक पौधे का नाम दिया था कि हमारे खजूर जैसा मिलता जुलता है लेकिन इसके फल अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से पान को भी उन्होंने अनोखा पौधा माना था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी इन पौधों को नहीं देखा था। ठीक है, नेक्स्ट, इब्न बतूता ने भारतीय शेरों के बारे में क्या बताया। ठीक है, इब्न बतूता इसे भी पूछ सकते हैं और इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि इब्न बतूता के भारतीय शेरों के बारे में क्या विचार थे। ठीक है, तो यानी इब्न बतूता क्या विचार रखते थे भारतीय शेरों के बारे में, जो उन्होंने देखा और उनके बारे में सोचा, तो उन्होंने भारतीय शेरों के बारे में लिखा। ठीक है, क्या लिखा उन्होंने, इब्न बतूता ने भारतीय शेरों को उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जिनके पास इच्छा और कौशल था। इब्न बतूता ने भारतीय शेरों को उन लोगों के लिए, उन विद्वानों के लिए अच्छा माना जिनके पास में हुनर है और वो अपने हुनर द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कौशल को दिखाना चाहते हैं, अपने हुनर को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे थे भारतीय शेर। ठीक है, यानी कोई भी अगर विद्वान है तो भारतीय राजा उनको अपने पास रख सकते थे। इस प्रकार से हुनर वाले लोगों के लिए भारतीय शेर क्या थे, अच्छे थे। ठीक है, उनको आराम से रोजगार भी मिल सकता था, इस प्रकार से उन्होंने भारत को पाया था। सेकंड नंबर पॉइंट देखना है, भारतीय शेर समृद्ध थे तथा आबादी घनी थी। भारतीय शेरों के बारे में कह रहे, भारतीय शेर आबाद थे, समृद्धशाली थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको देखना, भारतीय शेर कैसे थे, समृद्धशाली थे, यानी अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी रहने वाले लोगों की, और आबादी कैसी थी, घनी थी, यानी आबादी भी उनकी ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, जैसे हमारे बाजार होते हैं, वो बाजार उन्होंने यहाँ पर पाए थे। बाजार बिल्कुल सजे हुए थे, सजावट की हुई थी, और रंगीन तरह तरह के रंगों से और सजावट से एक तरह से सजे हुए बाजार पाए थे उन्होंने, भारत के बाजार के। ठीक है, अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ थी। उसके बाद में चमक दमक वाली जो गलियाँ थी, गलियाँ सारी रंग, जो बाजार वगैरह होते थे शहरों के, वो सजावट किए हुए थे। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय शहरों को पाया था। लास्ट में इब्न बतूता ने दिल्ली को एक विशाल आबादी वाला भारत का सबसे बड़ा नगर माना था। जब इब्न बतूता, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आता है और भारत में एक लंबे समय तक वो रुकता है। मोहम्मद तुगलक जो भारत का बादशाह होता है, सुल्तान होता है उस समय का, तो वो अपने पास रखता है इब्न बतूता को, और दिल्ली का मुख्य काजी न्यायाधीश भी वो उसको बना देता है, और लंबे टाइम तक ये दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिल्ली काफ़ी लंबे टाइम तक वो रुका था दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर उन्होंने उस समय, आज से 1000 साल पहले का माना था। ठीक है, इस प्रकार से ये आज का टॉपिक पूरा हुआ है। वीडियो वैसे मैंने नोट्स भेजे, लेकिन वीडियो एक बार देख लेना था कि आपको अच्छे से पता चल जाए ना, चीज़ों को समझने में थोड़ी सहूलियत मिल जाए। ओके, थैंक्स।